नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ठेका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर साथ निकाली शांतिपूर्ण रैली, दिया गया ज्ञापन। सभी कार्यों को बंद रखते हुए आज सुबह 11 बजे सिलीगुड़ी पावर हाउस कैंपस प्रशासनिक भवन के सामने राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीन काम करने वाले ठेका कर्मियों एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए जोनल मैनेजर अदालत पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के जोनल मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगों में वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगे शामिल है। यह रैली काफी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई थी और उन्होंने काफी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर भी मैनेजर के समक्ष रखा। আমরা মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ীভাবে ঠিকা শ্রমিক কর্মীবৃন্দ আজকে আমরা 6টি জেলা থেকে 15টি ডিভিশন থেকে আমরা মিলিতভাবে এসেছি এখানে আজকে আমাদের মাননীয় জেডিএম সাহেবের কাছে। আমরা দীর্ঘ 15 বছর যাবৎ আমরা যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ঝড় বৃষ্টি রোদ জল জঙ্গল অপেক্ষা করে আমরা যে পরিষেবা প্রদান করতে দায়িত্ব সহকারে পরিষেবা দিয়ে আসতেছি, তার নিরিখে আমরা যে বেতন পাচ্ছি তা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে নুন আনতে পন্থা পড়ে অবস্থা। তাই আমরা মাননীয় আমাদের জেডিএম সাহেবের কাছে আমরা আমাদের 21,600 টাকা বেতনের দাবিতে আমরা দাবি প্রদান চাচ্ছি, দাবি করছি। কম্প্রেসের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমরা চাচ্ছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে, ওনাদের বলছেন যে এখন এই কোভিড-19 নিয়ে ওনারা আমাদের বলছে অফিস ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আমরা বলছি, ওনাদের অনুরোধ করছি যে আমরা অফিসের ভেতরে দুজনেই যাব সাহেবদের সাথে কথা বলতে। দুজনকে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছে, কিন্তু আমরা বলছিলাম যে আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেটা জাস্ট ওনাদের অফিস ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে আমরা সবাই মিলে গিয়ে আমরা আবার ওনাদের অফিসের বাইরে চলে আসবো, সাহেবের সাথে গিয়ে আমরা দুজনেই মিটিং করব। তথাপিও ওনারা যুক্তি দিচ্ছেন যে কোভিড-19-এর জন্য ওনারা অফিস ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। এখন আমরা ভেতরে তো যাবোই, আমরা স্লোগান দেব, আমরা স্লোগান দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি রাখতে চাচ্ছি। আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে আমরা আমাদের কাজ করব, শান্তিপূর্ণভাবেই চাচ্ছি ওনারা। এবার ওনারা সহযোগিতা করলে সেটা খুব ভালোভাবে হয়। আমরা চাচ্ছি না যে আমরা জোর করে ঢুকে গিয়ে ভিতরে অশান্তি ক্রিয়েট করি, সেই অশান্তিপূর্ণ জায়গায় আমরা যেতে চাচ্ছি না। আমাদের যেহেতু দাবি নিয়ে এসেছি সাহেবদের কাছে, আমরা চাচ্ছি যে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজটা করি। आज से पश्चिम बंगाल में 3 दिवसीय ट्रक हड़ताल हुआ शुरू। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से सोमवार यानी 12 अक्टूबर आज से 3 दिवसीय ट्रक हड़ताल का आह्वान किया गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाली ट्रक हड़ताल के कारण 5.5 लाख तक ट्रक बंद रहेंगे। इस कारण आम लोगों की समस्या बढ़ सकती है। राज्यव्यापी ट्रक हड़ताल को लेकर ट्रक संगठन की ओर से जगह जगह सभाएं भी की गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से इस सिलसिले में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से भी सहयोग की अपील की गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि पुलिस के नाम पर सिविक वॉलंटियर ग्रीन पुलिस परेशान न किया जाए, ओवरलोडिंग बंद करने के लिए ठोस उपाय किया जाए और आरटीओ की ओर से बेवजह परेशान करना बंद हो। এক্সেলেটর জন্য 3 দিন এই এক্সেলেটর হচ্ছে না, সেই জন্য গাড়িতে বেশি মাল নেওয়ার জন্য ওভারলোডিং এ যে অন্যান্য রাজ্যে যেটা এক্সেলেটর হচ্ছে আমাদের রাজ্যে হয় না, সেই জন্য আছে আমাদের এখানে হওয়ার জন্য। এখন যদি মাইনে না নাও হইতে পারে। এই এখন করোনা একদিকে পুজো, কয়দিন বন্ধ? 3 দিন। আমার গাড়ি আছে। त्योहारों से पहले सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आई। उन्होंने कहा कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। इसके मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना और यात्रा अवकाश भत्ते एलटीसी कैश वाउचर योजना की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शुरू की जाएगी। एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वहीं राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो अर्थव्यवस्था में मांग कुल 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी बहुत से राज्य नहीं खोलना चाहते स्कूल, कुछ त्योहार के बाद लेंगे फैसला।
अनलॉक 5.0 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है, मगर अभी भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। जहां कुछ राज्य अभी भी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि स्कूल कब तक खोला जाए। वहीं कहीं त्योहारों के मौसम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों में माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों के भीतर परामर्श जारी है, जिनमें कई ने अपनी कैबिनेट बैठकों में भी इस मुद्दे को उठाया है। हितधारकों विशेषकर माता पिता के साथ भी बैठकें जारी है। कई राज्यों ने तो स्थिति की समीक्षा के लिए पैनल बनाए हैं। हरियाणा पहले स्कूलों को खोल चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से स्कूल खोलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोल रहा है। राज्य में 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने का विकल्प होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीपावली के बाद स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में दीपावली खत्म होने के बाद इस पर फैसला लेने का निर्णय लिया है। गुजरात भी दिवाली का इंतजार करेगा। वहीं उड़ीसा और असम ने दुर्गा पूजा खत्म होने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश ने 2 नवंबर की एक अस्थायी तिथि निर्धारित की है। दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कई राज्यों को लगता है कि स्कूल खोलने की आवश्यकता सीमित या बिना इंटरनेट की पहुंच वाले छात्रों के लिए है। भत्ते की मांग में पुरोहितों ने निकाली रैली, दिया गया ज्ञापन। जलपाईगुड़ी जिले में पुरोहितों ने जल्द से जल्द सभी पुरोहितों को भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को एक रैली निकाली। जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर राजबाड़ी प्रांगण से निकले इस रैली में 100 से भी ज्यादा पुरोहित वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले विभिन्न मांगों को लेकर पुरोहित समाज के लोगों ने एक गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया है। पुरोहित संगठन की ओर से शिबू घोषाल ने बताया कि सरकार से जिस परिमाण में पुरोहितों को भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया है, उससे काफी अधिक संख्या में पुरोहित जलपाईगुड़ी जिले में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन सभी की हालत काफी शोचनीय हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पुरोहितों के लिए अविलंब भत्ता दिए जाने की मांग की। उन्होंने गरीब व असहाय पुरोहितों के लिए सरकार की ओर से घर बनाने की भी मांग उठाई। बाद में संगठन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला शासक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। আমরা জলপাইগুড়ি শারদীয়া উৎসবের আগে আমরা সমস্ত পুরোহিতরা একসাথে মিলিত হয়েছি এবং জলপাইগুড়ি শহরে আমরা পরিক্রমা করছি এবং আমাদের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাতা চালু করছেন পুরোহিতদের সেটা আমরা এখন অবধি পাইনি এবং হচ্ছে এই জন্য আমাদের আজকে কথা ছিল যে পদযাত্রায় কথা ছিল হচ্ছে মাননীয় তৃণমূলের সভাপতি কৃষ্ণ কুমার কল্যাণী তার সাথে দেখা করা, কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত কাজে আজকে বাইরে আছেন। তিনি বলেছেন আমাদের এর মধ্যেই কথা বলবেন, 2-1 দিনের মধ্যেই। এটা তার কাছে আমরা একটা আবেদন জানাবো এবং আমাদের জেলা শাসকের কাছেও আমাদের ভাতা দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা একটা জেলা শাসকের কাছে এর মধ্যে 2-1 দিনের মধ্যে আমরা জেলা শাসককে আমাদের আবেদন জানাবো। कृषि कानून व महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ तृणमूल की विरोध रैली। कृषि कानून व देश भर में दलित महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से कूच बिहार जिले में विरोध रैली निकाली गई। रैली आज शहर के रास मेला मैदान से जिला तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर निकले इस रैली में हजारों की संख्या में तृणमूल के समर्थकों ने हिस्सा लिया। इससे पहले रास मेला संलग्न जय किंग्स स्कूल मोड़ इलाके में पथसभा का आयोजन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थ प्रीतम रॉय, विधायक अर्घराई प्रधान, कूच बिहार नगर पालिका के चेयरमैन भूषण सिंह, जिला परिषद के कर्माध्यक्ष अब्दुल जलील अहमद, तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने सभा में हिस्सा लिया। इन लोगों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसान विरोधी करार देते हुए इसे तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में दलित महिलाओं व नाबालिगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1 লক্ষ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপি যে স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছে, কৃষি বিল যেভাবে কৃষক বিরোধী আইন আনছে, যেভাবে মহিলারা সারা দেশ জুড়ে ধর্ষিতা হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশ সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে, তার প্রতিবাদে 1 লক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থককে নিয়ে কোচবিহারের রাজপথে আমরা মিছিল সংগঠিত করছি। मासिक भत्ते की मांग में प्रवासी श्रमिकों ने निकाली रैली। प्रवासी श्रमिकों की रोजगार गारंटी योजना के काम में प्राथमिकता देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जलपाईगुड़ी के प्रवासी श्रमिकों के संगठन जलपाईगुड़ी परियारी
श्रमिक समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। समिति की ओर से प्रवासी श्रमिकों को मासिक भत्ता प्रदान करने, उनके लिए स्थायी रोजगार एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इन मांगों को लेकर सोमवार दोपहर को जलपाईगुड़ी शहर में प्रवासी श्रमिकों ने एक रैली भी निकाली। रैली में शामिल प्रवासी श्रमिकों ने सरकार से प्रवासी श्रमिकों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने, जब तक उन्हें कोई स्थायी काम और रोजगार नहीं मिल जाता तब तक सरकार की ओर से उन्हें 7,500 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के हालात सामान्य नहीं होने तक जीआर जारी रखने की मांग की। আজকে আমরা ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দিচ্ছি এবং 4 দফায় সেটা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকের 100 দিনের কাজে 100 দিনই কাজ দিতে হবে। আর সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের জিআর দিতে হবে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের জিআর নিয়ে অনিয়ম বন্ধ হোক। পরিযায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থায়ী কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত মাসিক 7,500 টাকার ভাতার বন্দোবস্ত করতে হবে। মুক্ত মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা বিগত দিনের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে দেখতে পাই যে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের নিজের জায়গা, কাজের জায়গা থেকে কাজ হারিয়ে শহরে ফিরে আসে এবং তারা এই শহরে এসে বিভিন্ন অসুবিধা, বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। আমরা সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক জলপাইগুড়ির জেলায় তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাদের সমস্যা শুনি। তারা 100 দিনের কাজে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না, তারা সরকারি জিআর পাচ্ছে না, তারা ভিন রাজ্য থেকে কাজ হারিয়ে এসে নিজের জেলায় যখন কাজ করতে যাচ্ছে তখন সেই কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তারা এবং তাদের পরিবার। তো সেই সমস্ত কিছু পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবি নিয়ে আজ আমরা ডিএম সাহেবের কাছে যাচ্ছি সমস্ত দাবি নিয়ে একটা ডেপুটেশন দিতে। আমাদের এলাকায় যে সমস্ত পরিযায়ী আছে সেই পরিযায়ীদের নানা রকম দুঃখ দুর্দশা এবং তারা যে দীর্ঘ 6 মাস ধরে 7 মাস হতে চলল আজকে যে কর্মহীন অবস্থায় পড়ে আছে, এই কর্মহীন অবস্থায় পড়ে থাকার দরুন তাদের যে সংসারে কি দুর্দশা হচ্ছে, সরকার নানা সময় নানা রকম ঘোষণা করছে, বলছে যে কখনো 100 দিনের কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে এবং কখনো বলতেছে যে এই যে পরিযায়ীদের চাল দেওয়া হলো সেই চালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনিয়ম। এবং আমরা মনে করি আর কি, যেহেতু আমাদের এখানে কোনো কর্মসংস্থান নেই, এই কর্মসংস্থান না থাকার ফলে এখানকার পরিযায়ী শ্রমিকরা নানা জায়গায় যাচ্ছে, তাহলে এখানে একটা স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। আর যতদিন এই লকডাউন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131, व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328।
आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फालाकट्टा को नगरपालिका का दर्जा देने की मांग। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा को नगरपालिका की मान्यता दिए जाने, केंद्रीय शिक्षा नीति को रद्द किए जाने, अलीपुरद्वार जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चाय बागानों के विद्यार्थियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को वामपंथी छात्र संगठन SFI की ओर से एक पथ सभा का आयोजन किया गया। SFI की फालाकट्टा 1 नंबर लोकल कमेटी की ओर से फालाकट्टा ट्रैफिक मोड़ में आयोजित इस सभा में SFI के प्रदेश व जिला स्तर के नेताओं ने हिस्सा लिया। इन सभी ने वर्षों से फालाकट्टा को नगरपालिका की मान्यता दिए जाने की मांग को असली दिशा पहनाने, नई शिक्षा नीति को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा, चाय बागान के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उन्होंने चाय बागान के गरीब व असहाय विद्यार्थियों के लिए सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। साथ ही उन्होंने जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग सरकार के समक्ष रखी। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मालदा जिले में प्रशासन द्वारा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोमवार को हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक प्रशासन की ओर से बोराई ग्राम पंचायत इलाके में आत्मनिर्भर समूह की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने की प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के BDO अनिर्बान बासु, प्रशिक्षक अब्दुल सत्तार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर BDO अनिर्बान बासु ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर 1 महीना तक चलेगा। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं खुद सैनिटरी नैपकिन बनाकर उसे बेच सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में भी जागरूक किया गया। आज स्थानीय विद्यानपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इंग्लिश बाजार ब्लॉक से काफी संख्या में महिलाओं ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इधर प्रशिक्षण शिविर में शामिल महिलाओं ने बताया कि प्रशिक्षण में हिस्सा लेने से वे काफी खुश है। उन्होंने बताया कि अब वे खुद सैनिटरी नैपकिन बनाकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को कम दाम में बेच पाएंगे। B.Ed पास कर चुके युवा वर्ग को नौकरी देने की मांग में आज वेस्ट बंगाल SL/ST कैंडिडेट एसोसिएशन और वेस्ट बंगाल टीचर्स एसोसिएशन की ओर से अलीपुरद्वार जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बेरोजगार युवक और युवतियों को नौकरी दिया जाए। जो लोग B.Ed की कोर्स खत्म कर चुके हैं और उनको शिक्षक की नौकरी की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि कोर्स करने के बाद भी लंबे समय तक वे लोग बेरोजगार है। আজকে হচ্ছে আমাদের ডেপুটেশন বিগত 4 বছর ধরে, অর্থাৎ লাস্ট 2016 সালে SLST হয়েছিল নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ। তো যেটা 4 বছর থেকে বন্ধ আছে। তো আমাদের দাবি হচ্ছে এই ইলেকশনের আগে, অর্থাৎ বিধানসভা ভোটের আগেই নোটিফিকেশন জারি করতে হবে এবং ভোটের আগেই নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে। এটা কি শুধু নবম এবং দশম? নবম থেকে দ্বাদশ দশম না, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ, এটার জন্য। তো আমরা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছি, এখানে আমরা সবাই অনেক কষ্ট করে B.Ed করেছি একটা আশায়, সেটা হচ্ছে যে আমরা শিক্ষক হব ভবিষ্যতে। অনেকেই জমি বন্ধক রেখে, অনেকেই মায়ের গয়না বন্ধক রেখে করেছে। একটাই আশা ছিল, সেটা হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ। কিন্তু বিগত 5 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কোনো শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। তো যার জন্য আমরা বড় অসহায়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই অনুরোধ যে আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ভোটের আগেই শিক্ষক নিয়োগের একটা ব্যবস্থা করুন। এটা আমাদের অনুরোধ। আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল SLST ক্যান্ডিডেট অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার্স জব অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ। এটা কোন পর্যায়ে আটকে রয়েছে? এটা আটকে রয়েছে বলতে আমাদের আন্দোলন চলছে এখনো, এটার আমরা কোনো জানি না, কিছু বলেননি মুখ্যমন্ত্রী, নিজে কোনো বয়ান দেননি। মানে তোমরা কি অ্যাপ্লাই করেছিলে বা পরীক্ষা হয়ে গেছে? না না না, এটা কোনো হয়নি। নতুন করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ নতুন করে করার জন্য এটা আমাদের ডেপুটেশন, এটা আমাদের অনুরোধ। সরকারের আমলে আমরা দেখেছিলাম যে SSC এক্সামটা প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট টাইম মেনটেন করে হতো, কিন্তু TMC সরকার আসার পরে বিগত 10 বছরের মধ্যে মাত্র 2টো SLST নিয়োগ করেছেন।
জানা নেই আপনাদের কোন কারণে ওনারা এই এসএলএসটি নিয়োগের নাম নোটিফিকেশন জারি করছেন না গ্যাজেট দিচ্ছেন, এইভাবে করে আমাদের এসএলএসটি এক্সামটাকে বন্ধ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচুর বেকার স্টুডেন্টরা, যারা লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট, প্রায় 4-5 লক্ষের উপরে বিএডধারী স্টুডেন্টরা ঘরে বসে আছে, ঠিক আছে। তো আমরা সরকারের কাছে একটাই গুজারিশ করব, যতটা দ্রুত সম্ভব আমাদের এই সমস্যাটাকে দূরীভূত করে যত দ্রুত সম্ভব এসএলএসটি নিয়োগের মাধ্যমে আমাদের পরিত্রাণ দিন। আমরা শিক্ষক হওয়ার আশাতেই বিএড ডিগ্রিটা অর্জন করেছিলাম। বিএড ডিগ্রিটা করা হয় শুধু শিক্ষক নিয়োগের জন্যই, কিন্তু এই সরকারের মানে একটা রেগুলারিটি মেনটেন না করে আমাদেরকে ধীরে 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 এই বিএডধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। उत्तर दिनाजपुर जिले में एक गिरोह है सक्रिय जो ऑनलाइन आवेदन कर अल्पसंख्यक विभाग के विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के रुपए का कर रहा है गबन। पिछले साल उत्तर दिनाजपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोग जाली कागजात बनाकर अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप की राशि गबन कर रहे थे। दरअसल इसमें पहले फर्जी अकाउंट बनाया जाता है और फिर जाली कागजात के आधार पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया जाता है। इसमें सब कुछ फर्जी होता है, लेकिन कभी कभी असली लाभार्थियों का भी अकाउंट नंबर उपयोग इन अपराधियों के द्वारा किया जाता है, जिससे गरीब बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी में फिर से ऐसा मामला सामने आने के बाद सनसनी मची हुई है। प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है। केवल करंदगी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर दिनाजपुर में यह गिरोह फैला हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें टाइल्स व्यवसायी, कैफे व्यवसायी सहित कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो फर्जी तरीके से आवेदन कर गरीब बच्चों के हक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। करंदगी थाने की पुलिस इस पूरे मामले की काफी गंभीरता से जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई सुराग उसको मिलेगा। না টাকা পাইনি, আগে পড়াশোনা করেছে এখন করে না। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যান্ডিক্যাপ কোনোদিন পাইনি। বলবো যে হ্যান্ডিক্যাপের টাকা ঢুকেছে কেনে, কেমন যেহেতু পাইনি কেনে কেনে কহনি, এটা বলবো আমরা। আচ্ছা, বাইনে রুটি হয়েছে সেই টাকাটা কেনে পাবো না। আচ্ছা, আমরা তো সেই ব্যাপারে কিছু জানি না, কিন্তু যারা এই সব দুর্নীতি করেছে তাদের যাতে শাস্তি হয় এবং তারা যাতে ধরা পড়ে। এবং আমার রিকোয়েস্ট ডিএম এবং বিডিওর কাছে যাতে এই যারা দুর্নীতি করছে, হ্যাঁ, তাদেরকে যাতে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। না করেছিলাম আগে রাঘবপুর হাই স্কুলে, এখন তো আমার পড়াশোনা অবশ্যই হয়ে গেছে না। আমি রাঘবপুর হাই স্কুল ছাড়া হয়ে গেছে আমার 2007 নামে যে জালিয়াতি করে এই টাকাগুলো তুলেছে তাদেরকে যাতে হেফাজতে করে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে যাতে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। কারণ আমাদের নামে জালিয়াতি আমাদের দেওয়া হোক, বা আমাদের নামে যদি হবে আমরা, বা আমাদের নামে অ্যাপ্লাই হয়ে আমরা পাবো তো। लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई राजधानी दिल्ली की हवा, आने वाले कुछ दिन बेहद मुश्किल वाले। दिल्ली में रविवार के बाद सोमवार सुबह भी हवा प्रदूषित रही। दिल्ली एनसीआर के लोगों की सुबह धुंध के साथ हुई। हालांकि यह धुंध प्रदूषण से होने वाले स्मॉग था, जो हमारी सांसों के लिए बेहद हानिकारक है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली की हवा खराब हो गई है। सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार आज सुबह आनंद विहार का वायु गुणवत्ता 275, रोहिणी का 263, आईटीओ का 275 और नेहरू नगर का 229 मापा गया। रविवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में सुबह 10 बजे तक वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रहा। जहांगीरपुरी में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। यहाँ वायु गुणवत्ता AQI 283 रहा। रविवार को खराब हवा होने के कारण लोगों ने भी सांस लेने में समस्याओं का सामना किया। सुबह की सैर पर निकले लोगों को हवा खराब होने के कारण दिक्कतें हुई। उल्लेखनीय है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दुनिया में 3,74 लाख के करीब पहुंचा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा। दुनिया भर में घातक वायरस कोरोना संक्रमण के 3,74 लाख के करीब मामले पहुंचने वाले हैं। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा भी 10,75,000 से बढ़ चुका है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस का वैश्विक आंकड़ा 3,73,95,029 हो चुका है और इसकी चपेट में मरने वालों की संख्या 10,75,750 पहुंच चुकी है। विश्व में अब तक 82.87 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें
68,774 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित तीसरा बड़ा देश ब्राजील में भी मृतकों का आंकड़ा 1.50 लाख के पार कर चुका है। देश में 71 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 66,732 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि देश में संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की दर 86.17% है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 के 66,732 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 816 लोगों की वायरस के कारण मौतें भी हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 8,61,853 पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,20,539 पहुंच चुकी है। इस अवधि में 816 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,150 पहुंच चुकी है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 60 लाख से अधिक हो चुकी है। 61,49,536 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रविवार को कोरोना वायरस के 74,383 मामले दर्ज किए गए थे। सोमवार को नए मामलों में कमी आई है। वहीं मृतकों की संख्या में भी रविवार की तुलना में सोमवार को कमी आई है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के पार चले गए थे। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।